अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ रूह अदा की स्पेशल स्पेशल मोस्ट डिमांडिंग मेगा लॉन्ग 14 एपिसोड। तो आज के एपिसोड का आपने बहुत इंतज़ार किया है, तो मैं मज़ीद टाइम ज़ाया किए बिना आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। नावल रूह अदा बाय मरवा मिर्ज़ा, एपिसोड 14। तो जल्दी से चलते हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और यकीनन आप भी शदीद मुंतज़िर होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एक नई सुबह राहत और सुकून के साथ सर्दी की शिद्दत बढ़ाने अजमेर पर उतर आई थी। मौसम आज फजर से अबर आलूद था और बादलों की दबीज तय बता रही थी। अक्टूबर की बारिशों ने जल्द तबाही मचानी है, मौसम सहर अंगेज बना देना है। रात नू बाबा के सामने वाले काउच पर नीम दराज हुए ही सोया था। न जाने क्यों, जैसे मिकाइल दुकान की रात हालत थी ना, उसका दिल ना माना वो इन्हें अकेला छोड़ कर जाए। फजर की अदायगी के बाद नूह ने जिम का रेगुलर चक्कर लगाया। वो आते हुए जहां जहां से गुजरता, आने जाने वाले रुक कर अहवाल पूछते और नूह उनको बहुत मोहब्बत से जवाब देता। एक तो मेरा दिल पहले ही बेईमान है, ऊपर से मौसम के तेवर वल्लाह। ऐसे में नामा को देखकर जो मेरे अंदर से ठड़कियों वाली बकवासियात निकलेगी ना, उसे रोकना किसी माई के लाल के बस का रोग नहीं। बस मौला ये अच्छा मौसम दिया है तो इज्जत भी अच्छी वाली सलामत रखना। मौसूफ दिल ही दिल में इस भीगे मौसम से पनाह मांगते हुए वापस विला पहुंचे, तो अपने सुलझे सवरे लॉन की बहार देखकर मूड कुछ ज्यादा ही खुशगवार हुआ। हैरत से पता था नामा आती होगी, तभी वो सीधा अपने कमरे में पहुंचा। पहले तो शावर लिया, फिर जरा टावल गले में ही डाले विसल सी बजाते मौसूफ अपने वार्डरोब रूम कॉर्नर पहुंचे और मौसम की निस्बत से कुछ मीठा मीठा तलाश किया। खैर, उसकी वार्डरोब किसी रईस की वार्डरोब जैसी थी। हर चीज ऐसी ऑर्गेनाइज थी कि देखने वाले को शर्त या रश्क आता, या फिर नोहदा दुकान के सुगड़पन की दाद दिए बिना ना रहता। खैर, बहुत तिगो दो के बाद उन्होंने स्टील ब्लू कलर की ड्रेस पैंट चूज की, साथ बहुत ही इक्वा कलर वाइट में ना दिखाई देती ब्लू गुले शेड वाली शर्ट उठाई और ड्रेस पैंट के साथ ऑफ कोर्स मैचिंग ब्लेजर, जो कि आज मौसम की भी डिमांड था। जबकि शूज ब्राउन ब्रोच ब्लैक सॉक्स के साथ चढ़ाए, स्मार्ट वॉच पहने वो आईने के सामने रुके अपनी शर्ट के दो बटन्स खुले छोड़े, कफलिक्स लगाने के बाद अपने बालों को ब्रश करते न जाने क्या सोचता मुस्कुरा दिया। खैर, अपनी नेक साइड दो स्प्रे परफ्यूम के किए मोहतरम आईने से जरा दूर हटकर अपना कसरती शानदार दराज कामत चमकता सरापा तकते थोड़े हफीफ से मगरूर हुए कि दिल चाहा खुद को ही कह दिया जाए, उफ क्या तराशी हुई मूरत हो तुम। जब खुदा की करनी कि आज नामा ने भी स्टील ब्लू कलर की फोर्टीनिया टॉप और फिट जीन्स जो ब्लैक में थी वो पहनी और हील्स भी ब्लैक, जबकि आज ढीला सा मैसी बन बनाकर दो लटें आगे लहरा दी गई। नामा बिलाशुबा बहुत स्टाइलिश थी, पर आज तो मोहतरमा तबाही लग रही थी। उसकी टॉप का नेक और बाजू के कॉर्नर पर बहुत सी सिलवटें जमा थी, जो उसकी टॉप को लूज और बहुत एलिगेंट पेश कर रही थी। नामा एक तरफ से थोड़ी सी शर्ट अपनी पैंट में अंदर अटकाई थी, जिससे लुक और तबाही लग रही थी। बाकी मेकअप के नाम पर बस हल्का सा ना दिखाई देता पार्टी मेकअप करती थी, जो उसकी स्किन टोन के साथ बहुत ही खूबसूरती से मर्ज हो जाता। जबकि लिपस्टिक वो नूड पिंक कलर्स की ही इस्तेमाल करती थी। नामा ने अपनी फाइनल लुक देखी और अपना बारीक सा ब्लैक ही लूज स्वेटर लिए वो गाड़ी की कीज और फोन लिए कमरे से निकल गई। जी, तो आप दोनों आ गए, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ मतन गोश हो रहे जरा। नामा बाहर आई तो आज नाश्ता अंदर डाइनिंग पर ही मेड ने लगा दिया था, जबकि फिरोज और हिरत दोनों ही किसी न्यूज पर गुफ्तगू कर रहे थे। नामा आकर बैठी तो दोनों मुअज्जिजीन ने तवज्जो नामा की तरफ मबजूल की। हो गए हम हमतन गोश, हिरत साहब ने मुस्कुरा कर शरारतन कहा। तो नामा भी हफीफ सा मुस्कुराई और फिरोज साहब भी। अमाइल किसी से शादी करना चाहता है, वो उसकी पेशेंट है और डॉक्टर नोहदा दुगान की स्टेप मदर की बेटी भी। मुझे पता है आप दो हैरान हैं कि अमाइल तो मुझे पसंद करता था, लेकिन मैं पसंद थी गायज, मोहब्बत नहीं। और मेरे तवील सजदों का समर देखें कैसे प्यार हो गया फाइनली, क्या खूब। ये मुख्तसर किस्सा बताए वो इन दो हजरात को हैरान परेशान और इख्तिताम तक मसरूर कर गई। उसका याहू सदके लायक था, तुम्हारे सजदों पर कुर्बान जाऊं, लेकिन ये गधा गढ़ टिके तो हम इस पर कुछ आगे सोचे ना बच्चे। तुम मिली हो उस लड़की से, हम बुड्ढों के साथ एडजस्ट हो जाएगी ना हमारी बहू। हेरत साहब को बेशुमार फिक्रें लाहक थी, जबकि नामा मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई।
کیونکہ وہ مائل کو رات جلدی آنے کا کہہ چکی تھی، اور اسی نے کہا کہ دونوں محترمین کے کان میں ذرا بات ڈال دے تاکہ رات معاملہ فوراً نبٹ جائے۔ اسے ایڈجسٹ کروانا مائل کا کام ہے نا ہرد انکل؟ ویسے میں ملی ہوں، ہنس مکھ اور گلنے ملنے والی لگی مجھے، ایڈجسٹ کر لے گی، اور آئی تھنک وہ ہمارے مائل کو پسند بھی کرتی ہے۔ شام کو مائل آئے گا نا، بس آپ دو نے کہنا ہے آپ دو راضی ہیں۔ وہ سارا کچھ سمجھاتی آخر تک مسکرائی، کیونکہ دونوں بڈھے ناما کو آئیبرو چکائے گورے۔ یہ تم حکم دے رہی ہو یا ریکویسٹ تھی میری جان؟ اس بار فیروز صاحب میدان میں کودے تو ناما مسکرائی۔ بابا یہ حکم والی ریکویسٹ سمجھے، چلے نکلتی ہوں، خیال رکھیے گا ایک دوسرے کا، آج میں شام تک آؤں گی واپس، کچھ کام ہے مجھے تو فکر مت کیجیے گا میری۔ اور جاتے جاتے دونوں کو تاکیدیں کرنا نہ بھولی، جبکہ حیرت صاحب کی خوشی دیکھتے فیروز صاحب کا دل بھی ٹھنڈا ہوا۔ میری تو خواہش تھی اس گھر کا آنگن میری ناما سے پر ہو، پر چلو جیسا ان بچوں کی خوشی، ناما اگر اس سے خوش ہے، امائل خوش ہے، تو ہم بڈھوں کو بھلا کیا اعتراض؟ بس ناما کو بھی کوئی اس جیسا پیارا ملے، پھر میں بھی مکمل پرسکون ہو جاؤں۔ جہاں جائے گی بہت ہی جگائے گی وہ دیکھنا تو۔ حیرت صاحب کے الفاظ میں بے حد محبت تھی، ایک معذرت کا عنصر بھی تھا، جبکہ آج فیروز سلطان تو کسی اور ہی خوش سوچ میں محو تھے۔ ناما بلے ابھی اتنی سمجھدار نہ تھی جتنے فیروز، کیونکہ وہ نور سے ملے بنا بھی اس کا ناما کی جانب التفات بھرا رویہ بھانپ چکے تھے، اور اب ان کی دعائیں یہی تھی کہ ان کی ناما نوح کی ہو جائے۔ انشاءاللہ میری تو ہر سانس میری ناما کے لیے دعا کرتے نکلتی ہے حیرت، اس کے نصیب پر اس کی بدبخت ماں کا سایہ بھی نہ پڑے۔ میں اس عورت کا سایہ بھی نہیں برداشت کر سکتا ناما پر۔ فیروز صاحب کے خدشے واقعی دل ہراش تھے۔ حیرت نے ان کے ہاتھ کو دباتے دلاسا دیتی نظریں ڈالی تو جیسے دل کو قرار سا ملا۔ ہر ناما اپنے وقت پر ولا پہنچ چکی تھی، آج اس نے نوح کو 6:30 پک کرنا تھا، تبھی وہ پورے وقت پر ہی پہنچی تھی۔ اپنی گاڑی سے نکل کر وہ خوبصورت سے لان کے کنارے آ رکی، جہاں دنیا جہاں کے پھول اپنی بہار دکھانے لگے تھے۔ اکتوبر شروع کیا ہوا کہ ہر پودے پر نئی کونپلیں، پتے اور بہار سجی دکھائی دینے لگی۔ تم نے میرے ساتھ میچنگ کی ناما سلطان؟ ناما جو ایک خاص قسم کے لان میں لگے گلابی پھول کو دلچسپی کے ساتھ دیکھنے کے بعد چھونے والی تھی، عقب سے نوح کی آواز پر اپنا ہاتھ روک گئی اور سیدھی ہوئے پلٹی تو اس کی نظریں نوح کے دلکش سراپے پر کسی مرئی نقطے سی ٹھہر گئیں۔ یہ دونوں میٹھے کلر اس پر قیامت لگ رہے تھے، پر ناما خود نہیں جانتی تھی آج وہ نوح سے کہیں زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ یہ سراسر اتفاق ہے، وہ بوکھلا کر نظریں ہٹا گئی، سرسری سی پلٹ کر اس پھول پر نگاہ کی۔ فوکس لو، یہ ہے ناما سلطان، شہد کی مکھیاں جن پھولوں کا رس چننے میں خوشی محسوس کرتی، ان پھولوں میں سر فہرست ہے، لیکن یہ دھوکہ اور بے وفائی کی علامت بھی ہے۔ وہ حیرت سے مسکرا کر نوح کو تکنے لگی، مطلب موصوف کہنا چاہتے تھے وہ مکھیوں پر بھی مہربان ہے۔ میچنگ کا سوال ٹالنا ہی تو ناما کا مقصد تھا۔ اور یہ، ناما نے ساتھ ہی کھلے گلابی بلوسمز کی طرح کے پھولوں کی طرف دیکھتے پوچھا، تو نوح اس کی شرارت بام کیا، اس کے پاس رکا تو ناما اس کے بہت قریب چلے آنے پر چہرے کے رنگ نہ چھپا سکتی گھبراتی محسوس ہوئی۔ کارنیشن کہتے ہیں انہیں، ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے بہت سے رنگ اور شکلیں ہیں ناما، کوریئرز پر ابھی بھی اس کی شکلیں مکمل دریافت نہیں ہوئیں۔ یہ ڈیووشن، لو اور فیسینیشن کی علامت ہے۔ ناما نے اس کی پھولوں پر جمی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر احساس نہ ہوا کب مسکرا دی۔ پھولوں کی بہت پہچان ہے آپ کو، کانٹوں سے احتیاط و گریز بھی برتنا سیکھیں۔ نور نے ناما کی اس بات پر سے حیرت بھری نظر میں لیا، کہیں یہ لڑکی کانٹا خود کو تو نہیں کہہ رہی تھی؟ کانٹا کون ہے میری لائف میں؟ نور نے دو بہوں میں سے ایک کو چکاتے دلچسپی سے پوچھا، تو ناما کندھے اور چکاتی ذرا حصار سے نکلتی سائیڈ ہوتی اپنی گاڑی کی طرف جاتے جاتے پلٹی۔ وہ دنیا جہاں کی توجہ ناما سلطان پر دیے نہ سمجھی کی مورت بنا کھڑا تھا۔ کیا پتہ کون ہو، دیکھیں ذرا میچنگ کی ہوئی ہے اس نے، آ جائیں لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ مسکراتی جا کر اپنی سائیڈ کٹ کار ڈور اوپن کرے رکی تاکہ جناب بیٹھے تو وہ بھی سوار ہو۔ نو بھی اپنی سائیڈ کا ڈور کھولتے رکا۔ تم کانٹا نہیں ہو ناما سلطان، بلکہ اچھا اضافہ ہو میرے احباب میں، وہ اتنی سچائی سے بولا کہ ناما کچھ پل نو سے نظریں نہ ہٹا سکی۔ نہیں، خوب مطلبی رشتوں میں نہیں ہوتا، جبکہ یہاں ہم دونوں مطلب سے جڑے، مجھے اس جاب سے ملتے پیسے چاہیے اور آپ کو پک اینڈ ڈراپ سروس،
तो फूलों की हर शक्ल एक साफ पहचान जाने वालों को अपनी जिंदगी के कांटे इग्नोर नहीं करने चाहिए, ये उन्हें सेव रखेगा। वो शायद कल से डरी थी, बाबा की बात कहीं सच ना हो जाए, तभी आज कड़वाहट लहजे में उंडेल लाई। नू को अच्छा न लगा पर वो सह गया, अपनी जगह खामोशी से संभाल ली, क्योंकि नामा को अंदाजा नहीं था कि नूर जानता है वो इसको चाहने लगी है। नूर ने इसे हॉस्पिटल तक मुखातिब न किया। नामा को जल्द ही लगा जैसे उसने कोई बकवास की है, पर वो भी ना बोली। मरियम हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में गाड़ी रोक के वो नूह के जाने की मुंतजिर थी। मैं कोशिश करूंगा तुमसे दोबारा कभी बेतकल्लुफ ना हो। मुझे लगता है तुम मेरी बेतकल्लुफी बर्दाश्त नहीं कर पाई। हाँ, कल इतनी लेट कॉल कर दी, आगे ये बिगड़ा बॉस ना जाने क्या क्या कर दे। बहुत अच्छी हो तुम नामा सुल्तान, के मामला बिगड़ने से पहले ही एहतियात और गुरेज का अपने गिर्द दायरा खींच गई। आई लाइक इट। नामा का दिल बहुत अफसुर्दा था, पर वो जब वो जाते जाते सब बोलकर बिना नामा की सुने गया, वो रंजीदा होकर रह गई। ऐसा नहीं है, ये 3 लफ्ज उसकी जुबान में ही कैद रह गए। क्या बकवास थी ये नामा। वो खुद पर बरहम हुई और गाड़ी भी मोड़ ली। पर नू आज पहली बार हॉस्पिटल एंटर होते मुस्कुरा नहीं रहा था, और न उसके चेहरे पर एक सुकून भरा तबस्सुम हमेशा रहता। आज वो सच में उदास था। उसके आते ही अमाइल ने डॉक्टर अदा के रूम में झांक कर इजाजत ली। आ जाओ अमाइल, नूह ने इजाजत दी। तवज्जो उसकी कुछ पेशेंट फाइल्स के साथ रखी मानिया की फाइल पर भी मरकूज थी। ट्रीटमेंट शुरू कर दो। स्टार्टिंग में कुछ इंजेक्शन दो, ताकि पहले अगर स्वेलिंग या पेन है इसे रिलीज किया जाए। अगर जरूरत पड़ती है तो इसे एडमिट करो, अदरवाइज वो टिकने वाली चीज नहीं, तो ज्यादा प्रेशराइज मत करना। कुछ फीमेल स्टाफ को अरेंज किया गया है, 1-2 दिन तक वो टीम भी तुम्हें ज्वाइन करेगी। नूह की नजरें फाइल पर थी, जबकि माइल ने महसूस कर लिया कि नूह आज जरा जरा कुछ बरहम है। ओके डॉक्टर अदा, आप ठीक हैं? अमाइल ने नरमी से पूछा, तो नूर ने गहरा सांस भरे अमाइल की तरफ देखा। नामा, उसके बारे सब जानना चाहता हूँ। अमाइल ने धीमा सा मुस्कुराते फाइल उठाई। उसके बदले अब मुझे मानिया के बारे कुछ नहीं जानना, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा डॉक्टर अदा। ये वही साहब थे जो कल तक कह रहे थे वो सीक्रेट्स रखने में माहिर हैं, पर अब अपना और नूह दोनों का मामला कुछ तशवीशनाक महसूस करते जनाब को यही हल मुनासिब लगा। तुम जो कहो। नूह तो जान भी लुटाने को तैयार था। मैं मानिया से निकाह करना चाहता हूँ, बहुत सादगी से, चंद लोगों के बीच यही हो जाए, हॉस्पिटल तो भी चलेगा, और ये मुझे बिना किसी रुकावट चाहिए। इसके बदले मैं आपको नामा के बारे सब कुछ बता दूंगा। अमाइल की ऐसी डिमांड इतनी जल्दी आएगी, नूह ने सोचा ना था। तभी तो जनाब को छोटा सा दचका लगा। नूह ने चेयर टेबल के बीच से निकलकर अमाइल की तरफ कदम बढ़ाए, तो वो भी मुकाबिल आता जरा नूह के रिएक्शन से फितरी डरा महसूस हुआ। उसकी माँ इजाजत नहीं देगी इतनी जल्दी जितनी तुम चाहते हो। सो आई रिकमेंड कि जहांगीर आलदीन से मिलो, काफी हेल्पिंग इंसान है, उनकी इजाजत ले लो। मैं तुम दो को का यही खामोशी से निकाह करवा दूंगा। नू की खामोशी इकरार पर टूटी, पर यह इकरार कदरे सर्द था जो फितरी शय थी। आपकी इजाजत? अमाइल की आंखों में नरमी और उदासी ठहर गई। नूह ने नजरें हटाते पलट कर किसी गैर मरी नुक्ते को नजर का महवर चुना। मेरा कहना काफी नहीं क्या अमाइल? नूह के सवाल पर माइल ने नफी में सर हिलाया, जैसे नूह ने गर्दन मोड़ कर देखा। मेरा कहना ही मेरी इजाजत है माइल। मानिया काफी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है। उसकी जात, उसकी माँ बाप की डिवोर्स, फिर अलहदगी, फिर दोनों की अदम तवज्जो से काफी बिगड़ी हुई है। तुम बस इस जिम्मेदारी को अगर मोहब्बत समझ कर उठाओ तो वेल एंड गुड, और कुछ नहीं चाहिए। मानिया और मिस्टर जहांगीर की इजाजत ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं। कुछ काम है और कोशिश करो ये जरा जल्दी से मर जाए। मुझे नामा के मुतालिक सब कुछ जल्दी जानना है। नूह ने अपनी बात मुकम्मल की और अपने रूम से निकला, पर अमाइल इस सब के बावजूद भी थोड़ा अपसेट हुआ। इजाजत मिलना काफी ना थी, बल्कि असल मसला मानिया को मनाने का था। अमाइल का 2 घंटे का ऑफ था, और तभी इसने इन 2 घंटों में जहांगीर आलदीन से जाकर मुलाकात का फैसला किया। वही नामा का अकेडमी में भी दिल न लगा, तो वहां से हाफ क्लास लेते ही निकल गई। कुछ देर अजमेर की गलियों में घूमकर वक्त बर्बाद किया, फिर वो वापस दुकान विला पहुंची, जहां इसने सारम को पिक करना था। सारम ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाने को पहले ही पर तोल लिए थे। वो पुरजोश सा बाहर आया तो संजीदा सी नामा को देखते अपनी बतीसी संभाली। है नामा? वो पास आए बेतकल्लफी से बोला, तो नामा ने सरता पैर इस लफंगे पर नजर डाली। नामा भूली कहाँ थी इस नशे को। नामा अपिया। नामा ने से टोका तो सारम ने कंधे उचकाए। सॉरी सॉरी ब्रो, नामा अपिया।
पहले तो थैंक यू कि बाइक की ड्राइवर होकर आपने मेरे काम को अहमियत दी। अच्छा सुने, इतना बुरा नहीं गाता तो आप हाल रुक जाना। बस आधे घंटे में मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। क्या आने जाने का इतना तकल्लुफ़ करेंगी, है ना? सारिम के इसरार पर नामा ने यूं सर हिलाया जैसे कह रही थी, देखूंगी। बैठो गाड़ी में। नामा का मूड कुछ खराब था तो वो आज जबरन भी मुस्कुरा ना सकती थी। हर सारिम ने ललचाई नजर एक रोल्स रॉयस पर डालते अंदर सवार होकर एक बार फिर गजबनाक लगती नामा को देखा, जो गाड़ी स्टार्ट करते ही इसे विला गेट से निकाले स्ट्रीट रोड पर डाल चुकी थी। सारम ने इसे क्लब के ओनर को मैसेज किया जो इसे नामा की गाड़ी की चाबी हथियाने का कह रहा था। बाई जैसी ही हो तुम। नामा ने सारम की इल्जाम तराशी जैसी बात पर सरसरी घूर कर इसे देखा। मतलब? नामा सर्द महरी से बोली। मेरा मतलब सड़ू। सारम ने मस्कीनी से दांत दिखाए तो नामा की संजीदगी कुछ कम पड़ी। अपनी हरकतें ठीक करो, लोग सड़े नजर नहीं आएंगे तुम्हें। इतनी सी उम्र में शराब नोशी करते शर्म नहीं आती वैसे तुम्हें? सारम ने गर्दन घुमाकर बुरा सा मुंह बनाया। बाई कम था क्या कि भाई की चहीती भी शुरू। वैसे तो शर्म आती है पर मुझ तक आते आते उसका असर जाहिल हो जाता है। अब ऐसे करेंगी तो मेरे मुंह से कोई बदतमीजी निकल आएगी, सो प्लीज नो लेक्चर दीदम। फिर मेरा मुंह टूटेगा क्योंकि भाई ने कहा था नामा के साथ कोई बक बक की तो वो मेरा मुंह तोड़ देंगे। सारम ने सारा कुछ ही उगल दिया और नामा का दिल गोया मजीद भारी हुआ। अब तो नूह से बेतनाई बरतना आंखों में और सर में दर्द बनने लगा। चुप हो रही हूं मैं, वैसे भी मुझे क्या, जो मर्जी करो। नामा ने उसे उसके हाल पर छोड़ा, पर सारम इसे देखे हफीफ सा मुस्कुराया। परफेक्ट जोड़ी है। एक सड़ा हुआ है यानी बाई, दूसरा सड़कर भस्म हो चुका है यानी ये रूट ड्राइवर। सारम ने दिल ही दिल में महजूज होते सोचा। हर हॉल तक नामा ने इसे दोबारा मुहातिब ना किया। वैसे भी इसे बदतमीज लोग जरा पसंद ना थे। अब क्या जानू, आए ना मेरी परफॉर्मेंस देखने। सारम ने गाड़ी से उतरते ही बचकाना अंदाज में नामा के आगे तन कर रुके इसको पेशकश की। मुझे काम है। वो जरा भी रुकने का स्टेमिना ना रखती थी। प्लीज ना। सारम ने जब मजीद इसरार किया तो नामा ने सर हिलाते कार डोर खोला और चाबी निकालकर गाड़ी को अंदर और फिर बाहर से रिमोट से लॉक करती सारिम के साथ ही बढ़ी। सारिम की नजर नामा के हाथ में मौजूद कीज पर थी। अंदर हाल पहुंचकर सारिम ने सबको नामा का एज अ पियर इंट्रो दिया तो नामा इसी पर ठटक गई। खैर इतना शक करना अच्छी बात नहीं, ये सोचे उसने वही ऑडियंस में जगह संभाली तो 10 मिनट बाद सारिम मुस्कुराता दांत दिखाता आया। अपिया, आपने गाड़ी गलत जगह पार की है। वो सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं जरा हटानी पड़ेगी। सारम इस सफाई से आकर झूठ बोला कि नामा सच में जहां में आती उठ भी खड़ी हुई, पर सारम ने बड़ी फराग दिली से नामा को पकड़कर बिठाया। रिलैक्स दीदम अपिया जाना, लाएं कीज मैं कर देता हूँ साइड, आप रेस्ट करें। सारम की एक्स्ट्रा चिपचिपी मिठास पर नामों को शदीद शक हो रहा था, पर बस ये नूह का बाई है, इस वजह से वो सर झटक गई और अपनी कीज जिसने सारम की हथेली में दी। ध्यान से, एक खरोच भी आई मेरी गाड़ी को तो मुंह टूटने से पहले तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। नामा ने धमकी लगाते सारिम को सच में डराया। ऊप्स, दहशत गर्द अपिया। पहले सारिम डरा, फिर मजलूम सी बतीसी दिखाए वो नामा की आग फेंकती आंखों से फरार हुआ। नामा कुछ देर तो अंदर बैठी। सारिम ने उसकी कार की कीज इसी क्लब के मालिक के भेजे आदमी को थमाकर एक मजीद टोकन लिया, जबकि वो आदमी नामा की गाड़ी भगा ले गया। जबकि सारिम ने अपना सॉन्ग गाया और नामा को उसकी आवाज़ सच में अच्छी लगी। परफॉर्मेंस के बाद सारिम नहायत आला पाए कि ड्रामा बाजी करते नामा तक आया। अब यार जाना, मेरा तो अभी यहाँ 2-3 घंटे का काम है और मेरे दोस्त मुझे विला ड्रॉप कर देंगे, इसलिए अब आप चली जाएं, मैं मैनेज कर लूंगा। सारम कहकर इससे पहले जाता नामा ने उसके पलटते ही गिरेबान से दबोचा। मेरी गाड़ी की कीज। नामा ने उसे एक ही झटके से पलटाया तो सारिम ने हल्क तर करते गुस्से से देखती नामा को देखा। वो मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गया। सारिम की मरी आवाज निकली। पहले तो नामा समझ ना पाई, पर जब बात को गौर से सुना तो दोनों हाथों से इसने सारिम का गिरेबान दबोचा। इर्द गिर्द के लोग स्टूडेंट घबराकर गजबनाक नामा के हत्थे लगे इस कॉलेज के बदमाश को देखने लगे। सबके लिए नामा मानो फरिश्ता थी। व्हाट? तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो ये बकवास की? कहाँ है कि सारम? नामा की आवाज बुलंद और सख्त हुई। सारम को लगा इसी बहाने पर डटना ही अक्लमंदी है, वरना ये लड़की कत्ल कर डालेगी। सच्ची अपिया, मैंने गाड़ी पार की, फिर मुझे परफॉर्मेंस कॉल आ गई। उफ, इसी बीच कहीं कीज रखी, मैं ढूंढता हूँ। सारम ने कराहते हुए अपनी गर्दन छुड़वानी चाहिए तो नामा ने इसे झटक कर दूर धकेला।
ढूंढो जाकर वरना मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी। नामा ने उसे गुस्से से वार्न किया और खुद वो दौड़कर बाकायदा बाहर पहुंची तो ये देखकर नामा के पैरों से जमीन सिरकी के पार्किंग एरिया में कहीं भी उसकी रोल्स रॉयस नहीं थी। नामा ने अपने बालों को जकड़ते ठहरी नजरें इर्द गिर्द दौड़ाई मगर हर तरफ जैसे गाड़ी ना पाए तारीकी सी छा गई हो। मेरी गाड़ी कहाँ है, कहाँ गई मेरी गाड़ी? सिक्योरिटी! नामा ने वहां मौजूद सिक्योरिटी को पुकारा तो दो गार्ड नामा की तरफ आकर रुके। कौन सी गाड़ी थी? गार्ड ने मुतफक्कर होते पूछा। डार्क ग्रे रोल्स रॉयस फैंटम। नामा ने अपनी आवाज टूटने से बमुश्किल बचाई। पर वो तो काफी देर पहले ही निकल गई थी। नामा का दिल दूसरे गार्ड की बात पर थमा। इसी लम्हे सारिम भी दौड़ता बाहर आया। अब यह चाबी तो कहीं नहीं मिली। सारिम के कहने की देर थी कि नामा ने लपक कर सारिम का गिरेबान दबोचा। सारिम उसकी कहरनाक आंखों से लम्हा भर काम सा गया। ले गए से तुम्हारे रिश्तेदार। सच बताओ सालिम, क्या तुमने मेरी कार किसी को दी? कीज दी? अभी सच बता दो वरना अगर तफ्तीश के बाद मुझे पता चला तुम मुलव्वस हो तो तुम्हें वहां गाड़ के आऊंगी कि तुम्हारा भाई भी निकाल नहीं सकेगा तुम्हें इस खड्डे से। नामा की आंखें सुर्ख होना शुरू थी। सालिम इतना डरा कि दिल चाहा बता दे पर पता था बताने पर ये चुड़ैल तो गाड़ेगी, भाई ऊपर से मट्टी डाल आएगा। तभी सालिम को चुप रहने में ही आफियत लगी। सच्ची कीज गलती से रख दी थी, किसी मनहूस ने उठा ली। ओ माय गॉड, मुझे माफ कर दे प्लीज, जानबूझकर क्यों करता, मैं, गलती हो गई। सालिम ने साथ ही रो पीट कर माफी मांगी तो नामा ने नागवारी से परे झटका। सिक्योरिटी वाले भी मुतहरक हो गए क्योंकि नामा ने इनसे बाहर के तमाम कैमरों की रिकॉर्डिंग मंगवाई थी। किसी ने नूह को भी कॉल कर दी हालांकि नामा अपनी मुश्किलात खुद हल करना जानती थी। वो एक अहम मेडिकल स्टाफ मीटिंग में था मगर जैसे ही कॉल आई इसने हॉस्पिटल ही की गाड़ी ली और वो हॉल पहुंचा और नूह ने हाथ की कोई परवाह ना की। जब तक नूह पहुंचा नामा ने तमाम फुटेज देख ली थी। जो आदमी गाड़ी लेकर गया उसकी पिक्चर भी निकलवा ली गई थी और अब वो थाने निकल रही थी। पर एंट्रेंस पार्किंग में जब इसने नूह को गाड़ी से निकलते देखा तो नामा के कदम भी थमे और दिल भी, वो बेचैन लग रहा था। इस्तक आकर रुका तो नामा ने आंखें चुराई। अकब से सारिम भी बाई को देखते इधर आया और अपना वही पीटना दोहराया और बाहुदा सारिम की किसी बात पर नूह को रत्ती बराबर यकीन ना आया। अगर इस सब में तुम्हारा हाथ हुआ सारिम तो अपनी कब्र की जगह चुन लेना। नामा की मौजूदगी के बावजूद नूह ने उंगली दिखाकर सारिम को धमकाया और वो नामा से दुगना गुस्सा था। आओ नामा। नूह ने जब नामा की बाजू पकड़ी तो वो रोहासी होती रुकी। नूह भी रुका। कहाँ? ना चाहते हुए भी नामा की आवाज बिखरी। पुलिस स्टेशन, इस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवाता हूँ। यू डोंट वरी, रोल्स रॉयस को ढूंढ लेंगे। तुम्हें बिल्कुल अपसेट होने की जरूरत नहीं। उसकी बाजू फिर पकड़ने लगा जब नामा ने फिर से तकलीफ भरी निगाह डाले नूह को रोका। आपने ड्राइविंग खुद क्यों की जब आपको अच्छे से पता है कि ये रिस्की है? वो हवा थी। इस वक्त मुझे बस रोल्स रॉयस की फिक्र है। वो ये ना कह सका इस वक्त उसकी जान नामा की सुराखों पर अटकी है। वो तकलीफ अगर आंसू बनी तो नूह दुकान को पूरा ले डूबेगी। तो वो उसके आंसुओं से पहले ही उसकी गाड़ी ढूंढना चाहता था और वही हुआ जिसका डर था। नूह ने देखा वही तकलीफ जो नामा की आंखों में थी वो देखते ही देखते आंसू बनी। नूह के दिल को आग लगी। उसके बिल्कुल करीब आ रुका। इससे पहले वो बेहुदी के हाथों नामा का वो एक आंसू मिटाता वो रो पड़ी। उसकी एक एक भीगी सांस नूह का हल्क तंग करने लगी। नूह के हाथ पैर जिंदगी में दूसरी बार फूले के से लगा सब मफलूज है। ये आंसू उसकी पूरी दुनिया हिलाने को काफी थे। नामा, तुम गाड़ी के लिए रो रही हो? वो बदहवासी से बड़बड़ाया जबकि नामा ने अपना रोना बमुश्किल रोकते नूह को देखा। मिस्टर नूह, गाड़ी नहीं जान है वो मेरी। इन भीगी आंखों ने तड़प कर देखा और नामा की सरगोशी नूह के अंदर तक सब रंजीदा कर गई। गाड़ी को कौन जान कहता है नामा? मुझे बनना था तुम्हारी जान। अब मुझे क्या ये वबाले जान का दर्जा देगी? रोल्स रॉयस, तुम इसी लायक थी कि नामा से दूर हो जाओ। जब तक तुम इसके पास हो मैं पास होने के बस ख्वाब देख सकता हूँ। वो सुलग कर रह गया। सोचा ना था एक गाड़ी से कभी इतना जलेगा कि ये तक सोच लिया कि अच्छा है ना ही मिले ये विलन की बच्ची। वो मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है, मेरे घर की वापसी इस पर टिकी है। आप नहीं समझे कि वो मेरे लिए क्या है। वो इससे पहले फिर रोती पास से गुजरती नूह ने उसको बेहतियार बाजुओं से पकड़ते रोका। नामा रोना तो क्या, रूबरू हुए सांस भी रोक गई। तुमने कभी बताया हो मुझे अपने बारे तो पता चले मुझे, लेकिन इसके बावजूद मैं जानता हूँ वो कीमत से नहीं वैल्यू से प्यारी है तुम्हें। आई प्रॉमिस, मैं कुछ भी करके चंद घंटों में से वापस लाऊंगा नामा। नामा को ये सिर्फ एक झूठी उम्मीद लगी। तभी तो उसका दिल जैसे फटने लगा। वो बाबा के घर को खो बैठी है ये तक सोच लिया
اور بس اسی سوچ نے نامہ سلطان کو رلا دیا۔ اور اگر وہ نہ ملی مسٹر نو، وہ بہت زیادہ تکلیف سے بولی، سانس سی اٹکی، تو میری جان تم رکھ لینا۔ نامہ کی دنیا مانو تھمی، وہ سچ میں جان سمجھی تھی، اور باخدا نوح نے اپنی جان ہی کا حوالہ دیا۔ پر صبح نامہ کا گریز یاد آیا تو اسے لگا یہ مناسب نہیں۔ رینالڈ، وہ جان ہے میری۔ نوح نے نظر چرائی تو نامہ نے بھی آنکھیں جھکا لی، لیکن آنکھوں اور دل نے تو بہت سے اعتراف کیے تھے۔ مجھے صرف میری رولز رائس چاہیے، ورنہ ممکن ہے میں کبھی ڈرائیونگ نہ کر سکوں اور کبھی دکھائی نہ دوں۔ وہ وہیں گاڑی سے لگ کر کھڑی بالکل ہار سی گئی، اور نوح کے لیے جیسے یہ ہلا دینے والی اذیت تھی کہ نامہ ڈرائیونگ چھوڑ دے یا دکھائی دینا بند ہو جائے۔ وہ وہیں سے قریب آیا اور نامہ کے ہاتھ سے اس آدمی کی فوٹو کھینچی۔ اسی تصویر اس نے امتاب کو ارسال کی جسے وہ پہلے ہی سارا معاملہ بتا چکا تھا۔ یہ کام جلدی کرو امتاب، پلیز، اس گاڑی کو ایک خراش بھی نہ آئے، اس سے پہلے اسے بلیک میں سیل کر دیا جائے، اسے ڈھونڈو۔ امتاب تو پہلے ہی نوح کی وجہ سے اس معاملے کو سنجیدہ لے رہا تھا، پر پولیس والا تھا۔ نوح کی تڑپ جناب کو ایسا فسانہ سنا رہی تھی جو وہ بھی فرصت سے چھیڑنے کا سوچ چکا تھا۔ خیر، امتاب نے اس آدمی کا جب کرمنل ریکارڈ چیک کروایا تو وہ آدمی ایک چھوٹا موٹا چور نکلا۔ بس امتاب نے اگلے چند گھنٹوں میں اپنے خبریوں کو کام لگاتے نہ صرف اس آدمی کا پتہ لگوایا، بلکہ یہ تک ڈھونڈ لیا کہ رولز رائس اس وقت اسی کلب کی پارکنگ میں گراج کے اندر موجود ہے۔ نامہ اور نوح کو وہی حال پارکنگ میں رکے کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ خود ہال کا مالک اور سیکیورٹی سبھی نوعدہ دکان سے شرمندہ تھے، سبھی گاڑی ملنے تک افسردہ تھے، جبکہ سارم کو جب پتہ چلا کہ معاملے میں پھر سے امتاب گس آیا ہے، اسے جان کے لالے پڑتے محسوس ہوئے۔ ہر وہ بھی ایک طرح حال میں سٹک تھا۔ نامہ کو دیکھ دیکھ کر نوح کا خون جلا کہ وہ اسے گلے بھی نہیں لگا سکتا۔ اپنی بے بسی پہلی بار شدید قاتل لگی۔ فون کال پر نوح نے نامہ سے توجہ ہٹائی اور کال پک کی۔ مل گئی ہے رولز رائس، میرے لوگ نکل گئے ہیں اسے پک کرنے۔ اس آدمی کا کہنا ہے کہ کسی نے خود چابی اس کے حوالے کی تھی، ایک گونسے پر اگل دیا ہے، پر نام نہیں بتا رہا منوس۔ ویسے مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن تم سمجھ گئے ہوگے کہ ایسا خبیث تمہارے ارد گرد کون ہو سکتا ہے۔ میرا آدمی گاڑی کو دکان والا ڈراپ کر دے گا 4 تک، اور ہاں، اس سب کو سمیٹ کر مجھ سے ملو نوح، چوچا کی تو ادھر آ کر ماروں گا تمہیں۔ امتاب نے بنا کچھ سنے حکم صادر کیے اور نوح کو سالم کا حوالہ دے کر دھواں دھواں کر دیا۔ سالم وہیں کچھ فاصلے پر ہی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا جو نکلنے کا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ سالم، کتے کی دم کہیں کہ آج تمہیں مجھ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچائے گی، تمہیں تو بعد میں دیکھتا ہوں۔ نوح کی نظر سالم کو اچھے سے باور کروا چکی تھی کہ آج وہ ختم، جبکہ اس وقت نوح کا دل دہلا ہوا تھا۔ وجہ تھی نامہ کی سرخ بھیگی سوجی آنکھیں۔ اگر وہ نہ ملی تو واقعی مجھے چھوڑ دو گی؟ نوح نے اس کے ساتھ ہی گاڑی سے لگ کر سوال کیا تو نامہ نے گردن گھما کر نوح کو دیکھا جو سراسر دکھی ہوئی۔ آئی مین جاب۔ نوح نے جلدی سے درستگی کی کہ زبان سلپ ہونا بھی محترم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جی، نامہ نے فوراً سے نظریں جھکائیں۔ اب ضرورت نہیں مجھے چھوڑنے کی، آئی مین یہ جاب، مل گئی ہے تمہاری جان۔ وہ پھر سے سب کہہ گیا پر نامہ نے انسنا کیا، کیونکہ آخری جملے پر وہ ٹیک چھوڑتی جس طرح نوح کے سائے کے حصار میں رکتی بے چینی اور خوشی کا ملا جلا جہاں بنی، اس کی تعریف پر وہ دیوان لکھتا تب بھی کم تھے۔ کیا میری گاڑی مل گئی؟ وہ بھی رونے کو تھی۔ رونا مت، بس تبھی تصدیق کروں گا۔ نامہ نے آنسوؤں کو روکتے سر ہلایا۔ مل گئی ہے، وہ مسکرائی۔ بھیگی نم آنکھوں سے مسکرا کر اس نے نوحدہ دکان کے سارے موسم خرید لیے تھے۔ تھینک یو سو مچ، میں بہت ڈر گئی تھی، میں اسے کھونا افورڈ نہیں کر سکتی ابھی مسٹر نو۔ مجھے اپنے لیے نہیں، اپنے بابا کے لیے جینا پڑتا ہے، اور جینے کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ پھر سے جذباتی تھی، اس کا ایک ایک گرتا آنسو اس لڑکی کا مول بڑھاتا جا رہا تھا، جبکہ نو اس کے لہجے کے درد پر دکھ کر رہ گیا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے لیے جیو نامہ، مجھے حق چاہیے اس چاہت کا۔ وہ بہت شدت سے چاہتا تھا نامہ سے یہ کہنا، پر اس لڑکی کی روتی ہوئی آنکھیں ساری ہمت ختم کر رہی تھی۔ دنیا میں جتنا درد تھا وہ سالم ان بھوری 2 آنکھوں میں آ کر قید ہو گیا تھا۔ کم از کم نو کو تو ایسا ہی لگا۔ وہ 4 تک دکان ویلا ڈراپ کر دی جائے گی، تمہاری جان، تب تک تم یہ گاڑی یوز کر سکتی ہو اگر اہم ہے کہیں جانا، ورنہ ایک آفر یہ بھی ہے کہ مجھے ہاسپٹل ڈراپ کر دو اور وہی منگوا لینا اپنی جان۔ اتنے گھنٹے سے بھوکا پیاسا رہ کر میری تو انرجی ڈاؤن ہو رہی ہے، کسی اور کی بھی ہو رہی ہوگی یقیناً۔ فوڈ میس میں آج کا لنچ مینیو کافی اچھا اور یمی ہے، بس ایسے ہی سوچا ایز انفارمیشن بتا دوں۔ یہ جو 2 بار جان کہہ کر نو نے اسے چھیڑا، نامہ سب سمجھ رہی تھی، تبھی تو نوح کے لہجے پر مسکرائی جو صاف صاف آج اسے لنچ کی آفر کر رہا تھا۔
और जनाब जिसे खुद को फ्रैंक ना होने पर मजबूर कर रहे थे वो भी दिखाई दे रहा था। सुबह के लिए सॉरी, मैं कुछ अजीब बोल गई, माफ कर दें। वो जाने लगा। जब नामा ने उसको पुकारा तो नूह रुका। चलो शुक्र है इस लड़की को भी एहसास हुआ। एक शर्त पर, खुद को कांटा नहीं कहोगी दोबारा, प्रॉमिस मी। वो अपना वो खूबसूरत हाथ नामा की तरफ फैला गया जिसे देखना तक लोगों को खुशकिस्मती लगता। नामा को तो थामने को मिला था। वो मेहरबान नजरों से नूह को देखने लगी। बिना हाथ मिलाए, प्रॉमिस। नामा ने तकल्लुफ बरता, पर वो अपने हाथ की उंगलियों को हिलाता कह रहा था जैसे कि हाथ जब तक नहीं मिलेगा कोई यकीन नहीं करने वाला। हाथ मिलाए बिना भी कोई वादा होता है क्या? चलो जल्दी करो ताकि निकले, खड़े खड़े कमर अकड़ गई है मेरी। वो हाथ अब भी मुंतजिर था। नामा ने कुछ सोचते हिचकिचाते हुए अपना हाथ जैसे ही थमाया, नूह ने फौरन से उसका हाथ दबा लिया कि नामा को लगा दिल भी ऐसे ही दब गया हो। ऊपर से नूह की इल्तफात बरी वारफ्ता निगाहें, वो हेजल आंखें जो दुनिया जहां की दिलकशी को मात देती थी। मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू अगेन। उसके करीब की गई, पर अब भी नूह ने एक जेंटलमैन फासला बरकरार रखा। पर अब वो नामा की परफ्यूम और उसके जिस्म की कसूंदी मिली जुली खुशबू जरूर इनहेल कर सकता था। पहले ये लड़की कम ख्वासों पर सवार थी कि अब ये कहर भी ढल गया। वेलकम नामा सुल्तान। वो मसरूर पुरस्रार और दिलकश आदमी आज कुछ ऐसा मुस्कुराया कि नामा ने ये मुस्कुराहट अब से पहले ना दुनिया में देखी ना ही नूह के होंठों पर। लेकिन आज वो तस्खीर हुई। वो थी मोहब्बत के रंग में रंगी मुस्कुराहट जिसने आज नामा सुल्तान को भी खरीद लिया। ज़हे नसीब। अमाइल मिस्टर जहांगीर से मिलने गया, पर वो किसी अहम मीटिंग में थे तो रात 7 बजे का दोबारा आने का कहे वो वापस हॉस्पिटल आ गया। मानिया का दिन दर्द से शुरू हुआ और जब इसने शावर लेते वक्त अपनी बॉडी का जायजा लिया तो इसे अपने ब्रेस्ट के गिर्द रेडनेस और सूजन महसूस हुई, जिसे देखी वो बहुत परेशान हुई और 2 बजे ही हॉस्पिटल पहुंची। अमाइल को उसके आने की खबर मिल गई थी, पर इसने एग्जामन के लिए नर्स भिजवाई कि इसे इंजेक्शन दे। मगर मानिया से अपना आप दिखाने से पहले बजिद थी कि अमाइल से मिले। और जब अमाइल आया तो वो नर्स की वजह से बेचैन हुई, और जब नर्स को अमाइल ने भेजा तो वो अमाइल के अकेले होने की वजह से दुगनी मुस्तरिब होती अपना आप छुपाने लगी। अमाइल ने इंजेक्शन निकाल कर रखा, मगर पहले वो रेडनेस और सूजन देखना चाहता था, मगर वो मुसलसल इसके काम में रुकावट डाल रही थी। क्या बताती, शर्मिंदगी से मर रही है। तुम्हें अपनी शर्ट नीचे करनी होगी, मैं तभी एग्जामिन कर सकूंगा ना कि बिगाड़ की मौजूदगी किस किस जगह है। अमाइल ने खुद हाथ लगाने के बजाय प्रोफेशनल अंदाज अपनाया, क्योंकि वो देख सकता था वो लड़की कांप रही थी। प्लीज अमाइल। आंखें नीची करे कर्ब से वो इसे पुकारी। तुम्हें तो अपना जिस्म दिखाने का बहुत शौक है। मुझे याद पड़ता है तुम्हारे जिस्म में कपड़े काफी कलील होते हैं पार्टीज में। वो वाली मानियार जगाओ ना, शाबाश। वैसे भी मैं तुम्हारा इस वक्त डॉक्टर हूँ। उसकी तरफ देखने लगी जो संजीदा था पर हुनर जानता था कैसे घबराहट मिटानी है, नजरें संभालने का सलीका भी रखता था। मैं अब वो मानिया नहीं रही, अभी होश वाला वर्जन और है। तुम प्लीज किसी फीमेल एग्जामिनर को भेज दो। वो मुंह फेर गई। उसी को बर्जसा जिसके सामने भी तुम्हें सदमा लगा था। मुझे खुद तुम्हारी हर तकलीफ की गहराई परखनी है, क्योंकि तुम्हारा इलाज मेरे पास है मिस मानिया। टाइम वेस्ट मत करो मेरा। हफ की थी पर नहीं, वो मानिया के लिए परेशान था। तुम मेरा इलाज कर रहे हो या मुझे मजीद जहनी बीमार करना चाहते हो? मानिया ने उसका हाथ गुस्से से परे झटका। ओके, तुम्हें मैं किसी और ऑनकोलॉजिस्ट को रेफर कर देता हूँ, क्योंकि मैं तो इसी तरह तुम्हारा जहनी तवाज़ुन बिगाड़ूंगा। यही चाहती हो तुम? वो सख्त गुस्से में बोला। पास से जाने भी लगा। कौन डॉक्टर ऐसे गुस्सा करता है, हर्ट करता है? वो उसके मुंह मोड़ने पर रुहासी हुई तो माइल रुक कर पलटा। जब तक शादी नहीं कर लेती गुस्सा भी करूंगा, तकलीफ भी दूंगा और तंज भी करूंगा। सोच लो, जिस्म के दर्द के साथ मेरी बेरुखी अगर सह सकती हो तो कर दो इनकार शादी से। मैं भी माइल हिरत कुरैशी हूँ, जान देने के हौसले रखता हूँ तो तुम्हारी जान लेने का हर तरीका भी आता है मुझे, मानिया अल-दीन। वो अनोखा शख्स शादी के लिए प्रपोज भी अनोखे तरीके से कर रहा था कि मानिया जो अपनी हरकतों से माइल का सांस रोक चुकी थी, अब खुद दम सादे संखी डॉक्टर को देख रही थी जिसने नरमी और शफकत की कीमत मानिया के इख्तियारात सल्ब करना रखी थी। उफ, आग लगा दी थी आग। क्यों करूं शादी, जबरदस्ती है क्या? वो नजरें चुराती बोली तो माइल ने दस्तक पर फीमेल एग्जामिनर को इजाजत दी जिसे इंजेक्शन लगाना था, वो भी ब्रेस्ट में। और मानिया ने जब नर्स को देखा वो चीखती हुई उठे, अमाइल की शर्ट सीने से मुट्ठियों में लेती इसमें जा छुपी। अमाइल, मुझे इंजेक्शन लगाकर मारने आई है ये लड़की।
मानिया के लिपटने को देखे जहां नर्स की आंखें इस नाहक इल्जाम पर बेचारगी से बाहर उबली, वहीं अमाइले से दोनों बाजुओं से पकड़कर सामने लाया तो मानिया की आंखों में आंसुओं की गहरी परत देखे नर्म पड़ा। इस इंजेक्शन से जो स्किन रेडनेस और स्वेलिंग है वो कम होगी, रिलैक्स बैठो। वो हनूज संजीदगी से मानिया को समझाने लगा, पर वो वैसे ही इंजेक्शन से इतना डरती थी, ये तो लगना भी बहुत नाजुक जगह था। अमाइल दर्द होगा प्लीज। वो रोती हुई अमाइल के बिठाने पर उसका हाथ जकड़ गई, आंखें लम्हे में सूजी। मेरा हाथ पकड़ लो। अमाइल ने उसके हाथ को जब अपने हाथ में दबाया तो मानिया ने अपने आंसू संभालते इसे देखा। फिर नर्स कौर जो खुद भी मानिया के रोने पर उदास सी डॉक्टर अमाइल की तरफ देखने लगी, या ना देखने की तरफ लगाने या ना लगाने के बारे इजाजती नजरों से देखने लगी। तुम्हारा हाथ पकड़ने से अगर दर्द फील ना हुआ तुम्हारा हाथ पकड़ने से अगर दर्द फील ना हुआ तो मैं तुमसे थोड़ी सी शादी कर लूंगी। मानिया ने आंसुओं से भरी आंखों से अमाइल को देखा तो वो तो ना मुस्कुराया पर नर्स जरूर मुस्कुराई। इसने मानिया की जब शर्ट हटाई तो माइल ने नजरें हटाकर मानिया के हाथ पर डाली, जिसे वो दोनों हाथों से थामे काम सी रही थी। इंजेक्शन बहुत पेनफुल था मगर नर्स का हाथ हल्का होने के सबब वो सह गई। बस अमाइल को महसूस हुआ मानिया की नेल्स उसकी हथेली में गड़ गए। नर्स ने उसकी इनर और शर्ट ठीक की और मुस्कुराकर टेबल की तरफ गई तो मानिया ने जब अपना हाथ ढीला किया उसकी नजर अमाइल की हथेली पर गई जो सारी सुर्ख हो चुकी थी। सर्जरी से पहले तुम्हारी कीमो स्टार्ट होगी, लगभग 3 से 4 सेशन, ताकि ट्यूमर की सराउंडिंग सेल्स किल किए जा सके और सर्जरी को ब्रेस्ट सेवर बनाया जा सके। इस बीच सेरिब्रोस्पिनल फ्लूइड और सीएसएफ एज अ सेफ्टी दिया जाएगा जो दिमाग और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करेगा। मजीद कुछ ड्रग मेडिसिन लिक्विड जिनको लेने के बाद 2 घंटे तुम चलने फिरने लायक नहीं रहोगी, यानी बिन पिए चकराती फिरोगी। ये सब हमें जल्द शुरू करना है ताकि ट्यूमर का साइज ना बढ़े। जब तुम एक इंजेक्शन मेरे बिना नहीं लगवा सकती मानिया तो इतना सब कैसे हैंडल करोगी। ये सब बातें तो मानिया को खौफजदा कर गईं, पर आखिरी सवाल पर से लगा जैसे सारे खौफ मर गए। मानिया ने अमाइल की सुर्ख हथेली पर हाथ की उंगलियां सहलाते अपने आंसू रोकने के साथ सर उठाए फिर नजर अमाइल पर डाली। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अगर खुदा ना खास्ता मेरी बॉडी को इस ट्यूमर ने निगल लिया फिर भी, मैंने ब्रेस्ट खो दिया तब भी। वो सरासर डरी थी। उसकी भीगी अटकती सांसें, उसके बेकाबू आंसू उसके डर के तर्जुमान थे। फजूल सोचने की जरूरत नहीं, ट्यूमर तुम्हारे ब्रेस्ट एरिया के सेफ पार्ट में है अभी। मैं हूं ना, तुम्हें अपने जिस्म का कोई हिस्सा खोना पड़ा तो लानत है मेरी डिग्री पर। मैरी मी प्लीज, आई वांट टू सेव यू। वो इस बार बहुत प्यार से उसे मना रहा था और अब मानिया के पास इनकार की ताकत ना बची। ओके मैं तैयार हूँ, मैं तुम पर भरोसा करूंगी माइल, वो कहते ही नजरें झुका गई, जबकि उसकी आंख से गिरा आंसू माइल की सुर्ख हथेली में जज्ब हुआ था जो मानिया के चुपते नाखूनों से रंग बदल गई थी। लेट जाओ, इंजेक्शन का आफ्टर पेन होगा जलन जैसा। नर्स को कहता हूँ तुम्हें पेन किलर देगी। मानिया ने उसकी बात सुने अपने आंसुओं को रगड़ा तो माइल ने खुद ही उठकर उसका तकिया दुरुस्त किया और लेटने की देर थी कि मानिया ने आंखें बंद की, जबकि माइल पे नर्स की तरफ बढ़ा। नर्स को ब्रीफिंग देते ही नजर मानिया पर डाले वो रूम से निकल गया, पर मानिया की आंखें खुली तो इनमें बेहद सुकून उतरा हुआ था। वो माइल का होने के लम्हे गिन रही थी। ओ जी जनाब, तो कैसी लगी आज की स्पेशल धमाकेदार रोल्स रॉयस स्पेशल एपिसोड। यकीनन पसंद आई होगी। और नेक्स्ट है जी एक कपल का निकाह स्पेशल। तो जनाब वीकेंड होने वाला है इस बार बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार। अब मिस्टर जहांगीर की एंट्री होगी, क्या वो इजाज़त देंगे नहीं देंगे, कैसे होगा सब, और ये निकाह सीक्रेटली हो जाएगा। और क्योंकि अगर ओपनली हुआ तो बहुत सारे मसले हो सकते हैं और अभी हम मसले अफोर्ड नहीं करेंगे भाई, अभी हमें मानिया और अमाइल को एक करना है, ठीक है। तो कल की एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज अगर लंबा तबसरा करेंगे तो कल मैं 40+ एपिसोड देने के बारे में सोच सकती हूँ, ठीक है। तो अच्छा सा तबसरा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्या अच्छा लगा क्या नहीं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।